हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुर्की। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राज्य भाषा तुर्की है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुसोलिनी। मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुसोलिनी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बेनितो मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी की नेतृत्व किया। उसे फारसीवाद के दर्शन का जनक कहा जाता है। उसने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिटलर। हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिटलर। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब उन्होंने नारा दिया तो उनकी विदेश नीति का उद्देश्य पूरी दुनिया में जर्मनी को एकजुट करना था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी का नेता था। वह 20वीं सदी का सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में से एक था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1789। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1789। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामवेद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सामवेद एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और हिंदू धर्म के 4 मुख्यतः वेदों में से एक है। यह ध्वनि और मंत्रों का एक संग्रह है और इसे गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि गीत का योग भी कहा जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है। यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। नेपोलियन गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। उसने लगभग 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। अगला सवाल है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इटली।
विश्व में नवजागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य का केंद्र था। इटली व्यापार और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल किया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। यह नारा लोगों को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त करने के लिए बड़े पैमानों पर विरोध करने के लिए प्रेरित करने के लिए था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब उन्हें फांसी दी गई तभी उनके मुख से यह नारा निकला था, इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केरल। ओणम त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यह केरल में फसल कटाई के मौसम का प्रतीक है। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है और इसमें घरों को फूलों से सजाना, विशाल भोज का आनंद लेना, पारंपरिक नृत्य और खेल और नौका दौड़ जैसे कई सांस्कृतिक उत्सव शामिल होते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्दीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उद्दीन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उद्दीन ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर इस शहर की नींव रखी और इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले अजातशत्रु ने गंगा नदी के पास एक छोटा किला बनवाया था, जिसके बाद उद्दीन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और इसे मगध की राजधानी बनाया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राणा सांगा के साथ। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खानवा के युद्ध 1527 में लड़ा गया था। यह मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। यह राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा गांव में लड़ा गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसने खुद को आलमगीर की उपाधि दी, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। उसने निम्न का निषेध किया, यानी कि इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया। उसने दरबार में गाना और नृत्य पर, सती प्रथा और झरोखा दर्शन, कलमा लिखित सिक्का,
ज्योतिष और हस्तरेखा पढ़ना, तुलादान प्रथा, इन सभी चीजों को निषेध किया। उसके समय में सार्वजनिक स्थान पर शराब और भांग बेचना और पीना प्रतिबंधित था। औरंगजेब बीना बजाता था। उसने 1679 में जजिया कर शुरू किया। उसने 1667 में फ्रांस और सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई, जिनमें से है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना ने इस युद्ध में जीत हासिल की, जिससे मुगल साम्राज्य का दिल्ली क्षेत्र पर नियंत्रण और मजबूत रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, जिससे मराठा साम्राज्य का विस्तार रुक गया। चलिए अगला सवाल एवं अंतिम सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कन्नौज में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, जिसमें शेर शाह सूरी की निर्णायक जीत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हुमायूं को भागना पड़ा और उत्तर भारत में सूर्य साम्राज्य का उदय हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।